हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि आईडीबीआई बैंक के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, कितनी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, सारी बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। आईडीबीआई बैंक, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। आईडीबीआई बैंक कब से काम कर रहा है? 1964 से ये लगातार काम कर रहा है। यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं 12/2025, है ना? तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसके अलावा जैसे बात करते हैं हम यहां पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कब है? 12 मार्च 2025। आज 3 तारीख है, 12 तारीख तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात तो क्लियर हो गई है हमें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कहां कहां पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो यहां पर अहमदाबाद में, ठीक है, तो अहमदाबाद जोन पड़ता है आपका। तो जोन के अकॉर्डिंग अगर यहां पर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अहमदाबाद जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, ये तो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना? ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना ये बताओ आप। क्योंकि पहले दादरा नगर हवेली अलग हुआ करता था, दमन और दीव अलग हुआ करता था। इन दोनों को मर्ज कब कर दिया गया, कमेंट में बता देंगे। ठीक है। गुजरात जो राज्य है वो भी इसी अहमदाबाद जोन में ही आता है। भोपाल की बात करें तो भोपाल जोन में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। बेंगलुरु जोन है, चेन्नई जोन, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, कोच्चि, पुणे। इक्वल में क्या क्या लिखा है, आप कहां से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार ही आप क्या करेंगे, इसे मिलान कर लेंगे इसका। ठीक है। भुवनेश्वर जोन है एक। भुवनेश्वर जोन में कौन कौन से राज्य शामिल हैं यहां पर आप कह सकते हैं? ओडिशा है और छत्तीसगढ़ है आपका। पटना जोन है एक, पटना बिहार झारखंड आ जाएगा इसमें। चंडीगढ़ जोन की बात करते हैं तो चंडीगढ़ एक तो यूटी खुद हो जाएगा, और एक पंजाब हरियाणा हो जाएगा, एक हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा, और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा। यानी चंडीगढ़ जोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप इनमें से कहीं से भी हैं, कहीं के निवासी हैं, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली जोन की बात करते हैं तो दिल्ली, दिल्ली एनसीआर वाले आ सकते हैं। राजस्थान वाले भी अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो दिल्ली जोन के लिए अप्लाई करेंगे। कोलकाता जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो, और वेस्ट बंगाल वाले खुद, वो इसी जोन के लिए अप्लाई करेंगे जिसे हम कोलकाता जोन कह देंगे। लखनऊ जोन के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? तो उत्तराखंड वाले और उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि एक्सक्लूडिंग एनसीआर, यानी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा एनसीआर में पड़ता है वो यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि एनसीआर वाले कहां पर करेंगे तो इसमें मेंशन किया था वो दिल्ली में करेंगे। ठीक है। चलिए जी, यहां पर मैं बात कर लेता हूं वैकेंसीज के बारे में। कितनी यहां पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। पहले इन्होंने कहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी अच्छे संस्थान से। ग्रेजुएशन चाहे किसी भी डिसिप्लिन में कर रखी हो, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। कितनी वैकेंसीज हैं? नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 650, 650 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया क्या लिखा लिखा है इन्होंने। मिनिमम एज बताया है कि 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 साल की उम्र के विद्यार्थी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कुछ एज लिमिट क्राइटेरिया भी होता है, SC ST OBC, है ना? तो वो भी हम देख लेंगे। अब इसके लिए आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। पक्का श्योर नहीं है कब होगा, लेकिन इन्होंने लिखा है टेंटेटिव, यानी आगे पीछे हो सकता है। तारीख इन्होंने बता दी है 6 अप्रैल के आसपास योगा हो सकता है, 6 अप्रैल को ही आपका वो एग्जाम हो। ठीक है जी। नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितनी वैकेंसीज हैं आपकी इस कैटेगरी में।
ठीक है, तो चलिए जी अब हम चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रॉड टाइम लाइन्स लिखी है। तो यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस तो आप 1 मार्च से 12 मार्च तक कर सकते हैं। पेमेंट कब कर पाएंगे, पेमेंट भी आप 12 मार्च तक ही कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट बता रखी है ऑनलाइन टेस्ट की कि 6 अप्रैल को होगा, लेकिन आगे पीछे हो सकती है तारीख। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मुझे उम्मीद है ये बाहर के लोग तो देख नहीं रहे होंगे। जो भारतीय विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो नेपाल से संबंधित करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी जो हैं 1962 से पहले इंडिया में आ गए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट इन्होंने बता रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा सीजीएल की बात करते हैं, है ना, यही क्राइटेरिया उसमें देखने को मिलता है आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिखा है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या था, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट एक ध्यान में रखना है। पासिंग ओनली ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना, तो जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, केवल अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, ऐसा मत मानिए। ठीक है, और कहा, इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ना, उनको किस बात का ज्ञान होना चाहिए, उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कंप्यूटर अच्छे से आता हो उनको, यानी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज, यानी जिस जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वहां लोगों से आप बात करेंगे, आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। एज लिमिट की बात मैंने बताई थी कि मिनिमम एज लिमिट इन्होंने बताई है कि 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल, लेकिन एज लिमिट क्राइटेरिया बता दिया इन्होंने, यानी एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल की छूट दे दी गई है उम्र में, यानी वो 30 साल के भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 3 साल का क्या है, इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, 3 साल बढ़ा दी है उनके लिए उम्र, यानी 28 साल के ओबीसी कैंडिडेट नॉन क्रिमिनल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहां पर बताया है, वो भी आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलो जी, उसके बाद में कुछ और बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो यहां पर इन्होंने बता रखा है नॉन रिफंडेबल है, एक बार अपने फीस फिल कर दी वापस आपको नहीं मिलेगी। जो विद्यार्थी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फीस है 250, यानी 250 रुपये फीस उनकी लगेगी। लेकिन इनके अलावा जो भी बच गए हैं एप्लीकेंट्स, यानी फॉर ऑल अदर्स कितनी फीस है, 1050 रुपये फीस है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ये फीस आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, यानी कब से कब तक फिल कर पाएंगे, तो आज 3 तारीख तो हो ही चुकी है, तो 12 तारीख तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी आपको ये पॉइंट, आप कह देंगे जी हाँ ये तो हमें हो ही गया क्लियर। तो क्लियर हो गया है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे अप्लाई करना है ये फॉर्म, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है फीस की। उसके बाद पेमेंट तो आप कब तक कर पाएंगे, 1 मार्च से 12 मार्च तक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर एप्लीकेशन मोड जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको चेक करने का प्रयास करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको पढ़ने चाहिए, तो अपनी जो आप फॉर्म फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या कर लेना है, आपको वो फोटो और जो है ना वो स्कैन कर लेनी है। ठीक है, स्कैन देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इंश्योरिंग दैट बोथ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अडेयर टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज अंडर गिवन गाइडलाइंस। इन्होंने अनेक्चर 1 में कुछ गाइडलाइंस बता रखी हैं, उन गाइडलाइंस पे खरे उतरते हों आपके सिग्नेचर और फोटोज तो ही आप वैलिड माने जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि वैलिड पर्सनल मेल आईडी का प्रयोग करें और मेल मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।
और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो मोबाइल नंबर वही यूज करें जो आप बंद नहीं करने वाले हैं। मेल आईडी वही यूज करें जिसका आप प्रयोग करते रहते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान जरूरत पड़ जाती है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि उस पर क्या होता है, कॉल लेटर्स आपको भेजा जाएगा, है ना, यानी जिसे आप कह सकते हैं एडमिट कार्ड, है ना, वो भेजा जाएगा आपको। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे जी हाँ ये तो हमें क्लियर हो गया है, तो फिर चलते हैं। कुछ बातें और बता रखी हैं इन्होंने। ये फीस तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, है ना, वो फीस आप चेक कर लीजिएगा, वही है। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ से डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.idb। तो यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं, यहीं से क्लिक हो सकता है, वैसे अगर करें तो एक बार नहीं करते हैं हम, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप ये लिंक ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट फॉर IDBI PGDBF 2025 ऐसा लिखा आपको वहां पर मिलेगा। अगर ऐसा वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाता है तो आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देन क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नई स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहां पर आपके सामने लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वहां पर आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि मेल आईडी की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और उसका पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। उसके अनुसार से फिर क्या है, आगे की बातें प्रारंभ हो जाएंगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉर्म में जो हमने फिल किया वो फिल तो कर देते हैं लेकिन वो सेव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना है जब भी आप उस पर क्लिक करें, अन्यथा फिर क्या होगा, वो सेव नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया ना। चलो जी, फिर थोड़ा सा यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पेमेंट कैसे फिल करनी है, तो ऑनलाइन माध्यम है, डेबिट कार्ड, रुपए, जैसा भी आप माध्यम यूज करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, जो भी आपको ठीक लगे। एज लिमिट क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी मैंने बता दिया। 10वीं और 12वीं कक्षा जो आपने की है उसकी जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है यहाँ पे। द सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर एज रिलैक्सेशन अंडर एनी अदर क्लाउज। मैंने आपको बताया कि इसमें 20 साल से लेकर 25 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज लिमिट क्राइटेरिया इन्होंने बताया था SC ST OBC के लिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया में जाना चाहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ तो बतानी पड़ेगी कि मैं इतने साल का हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ में रिलैक्सेशन के आधार पे मैं लेना चाहता हूं एडमिशन यहाँ, यानी कि सिलेक्शन यहाँ फॉर्म फिल करना चाहता हूं। तो फिर आप 10वीं या 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। वहां पे फिर क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि आपका एक एविडेंस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको पता लग ही गया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, है ना। ग्रेजुएशन के बारे में बता रखा है, वो भी चेक कर लीजिएगा। कास्ट और ट्राइब का जो सर्टिफिकेट होता है SC ST OBC वो कैसा होना चाहिए, तो वो डिक्लेयर्ड जैसे होता है ना सर्टिफिकेट, वही होना चाहिए उस तरीके का। तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसा मेंशन है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं मेंशन है। हो सकता है इन्होंने नीचे लिखा हो अपने तरीके का, तो उसको भी आप चेक कर लेंगे। बाकी नॉन क्रिमिनल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या चाहिए, वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अन्यथा क्या हो जाएगी, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का एक फंडा ये है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो भी ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएगा, ये जो ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, यानी आपसे MCQs पूछे जाएंगे। थोड़ी सी बातें यहां पर मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन,
60 नंबर्स की यानी रहेंगी 60 क्वेश्चन ही आएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। तो ये जो पहला आपका सेगमेंट है इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 40 मिनट। 40 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन कवर करने हैं। उसके बाद दूसरा सेगमेंट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा और 20 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 40 क्वेश्चन करने हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ये आपका थर्ड सेगमेंट रहेगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 35 मिनट्स में। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आप कितना जानते हैं, इससे संबंधित फोर्थ सेगमेंट रहेगा और इससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। चलो जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये आपका सिलेबस है। इस पेपर को जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, पेनल्टी भी लगेगी आपकी रॉन्ग आंसर की। अगर आप गलत कर देते हैं कोई क्वेश्चन तो 0.25 क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ आपका सेंटर आ सकता है। यानी आपने जब ऑनलाइन टेस्ट देना है तो उस टेस्ट के लिए कहाँ कहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ बातें इन्होंने बता रखी हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। जगहों के नाम बता रखे हैं, सभी को पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं। हर राज्य में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं। हरियाणा वालों की बात करें तो ये देखो, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, है ना। तो ये तो हरियाणा की बात हो गई है। इसके अलावा जैसे बात करें हम हिमाचल प्रदेश वालों की, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, है ना, ऊना, ये यहां तक हिमाचल प्रदेश की बात आ गई है। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, है ना, बोकारो स्टील सिटी, यहाँ ये यहाँ तक। बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, ये अपना उधर चला गया है झारखंड साइड में। ठीक है, धनबाद, हजीराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, ठीक इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में है। आप थोड़ा सा इसको शांति से पढ़िएगा वरना टाइम इसमें लग जाएगा पढ़ने में, है ना। इतना तो आपको पता है, फिर वीडियो देखते नहीं है इसलिए फिर फायदा नहीं होता है ना। प्रोग्राम की फीस कितनी रहेगी? सॉरी सॉरी सॉरी, चलो जी, क्लियर हो गया है ये। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ते चले जाना है। ठीक है, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पैसों की बात भी लिखी है कि कितने रुपए आपको मिलेंगे, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए जी, ये मोटी मोटी बातें सारी हो ही गई हैं। यही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी। हाँ जी, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये बता रखा है एनेक्स्चर 1 में। एनेक्स्चर 1 मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट बताया था ना कि आपको जो फोटो और साइन जो डालने हैं वहां पे, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन फोटोज का क्या होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है साइज, ये साइज इतने की होनी चाहिए। आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। जब आप सर्च करेंगे फोटो रिसाइजर फ्री तो बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना। फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, बाकी आपको स्ट्रेट देखते हुए फोटो खिंचवानी है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में खड़े होके, है ना, पासपोर्ट साइज में। और बाकी सब आपको पता ही है। आपको अलग अलग प्रकार की कोई चश्मा नहीं पहननी है। ठीक है, नॉर्मल होती है वो अलग बात है, लेकिन होती है ना कि ग्लासेस जो दूसरे कलर वाली, वो नहीं। कैप नहीं पहननी है। ये इन फोटोज का आपको ध्यान में रखना है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। इसका क्या साइज रहेगा मेंशन कर रखा है, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, यहीं पर पता लग जाएगा आपको। थंब इंप्रेशन के लिए क्या चाहिए, सिग्नेचर के लिए क्या चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करने हैं, सारी बातें बता रखी है यहाँ पे। सर्च कर सकते हैं इसे। चलिए जी, चलिए। हाँ, ये बातें क्लियर हो गई हैं आपको। चलिए, यहीं तक है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई है। मैंने जो बातें आपको बताई हैं इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान कीजिए और अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जल्दी आपका सिलेक्शन हो। नमस्कार।